स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द नथानियल मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो कि हम इन वीडियो में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो जेईई एडवांस्ड के ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जाते हैं। नाउ जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर प्राइम नंबर्स देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी आर, और चार ऑप्शंस हमें दे दिए। अच्छा, एक चीज और, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं मैं आपको बता दूं वो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। एमएसक्यू क्वेश्चंस का मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं जेईई एडवांस के एग्जाम्स में। इसमें आपका एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी आपके सही हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स ये होते हैं। आइए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला ये सवाल है कि इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर प्राइम नंबर्स, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स प्राइम नंबर्स हैं तो c की पॉसिबल वैल्यू, c यहां पर आ रहा है इस इक्वेशन में, c की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। हमें मालूम है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए होता है। यहां पे हम माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो आएगा 32, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है यानी अल्फा बीटा वो सी अपॉन ए होता है। यहां इस इक्वेशन के लिए हम सी अपॉन ए करेंगे तो आएगा सी। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। तो अब ये कह रहे हैं, हमसे पूछा गया है पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। तो देखिए c यहां पर है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ c क्या हो सकती है, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ही तो c होगा जो कि हम इस इक्वेशन से देख पा रहे हैं। और इन्होंने ये कह रखा है कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अल्फा भी प्राइम होगा और बीटा भी प्राइम होगा। अब हम ऑप्शंस में से उठाकर c की वैल्यूज देख लेंगे। ये चारों वैल्यूज c की ही वैल्यूज हैं। इन चारों में से जो वैल्यू दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो जाएगी वही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, ये इक्वेशन बनी है, मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी, हमें मालूम है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है और दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जो हमारा सी होगा वो दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक किया जा सकेगा, राइट। इस इक्वेशन से हमें यही पता लग रहा है। और एक चीज और, वो दोनों प्राइम नंबर्स जो होंगे उनका जो सम होगा यानी अल्फा प्लस बीटा वो 32 आना चाहिए। आइए हम ऑप्शन में से उठाकर सी की वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर सी की वैल्यू, हम पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, अगर सी की वैल्यू 60 होगी तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 60, राइट। हम लिख लेते हैं 60 को हम ब्रेक करें तो 60 ब्रेक होगा 230, 215, 3 एंड 5। तो जो 60 ब्रेक होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 में ब्रेक होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें सी को सिर्फ दो नंबर्स में ब्रेक करने का चाहिए था और वो दो नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। हमें मालूम है 60 कभी भी दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता, दैट इज व्हाई 60 इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हम उठा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है 87। तो अगर 87 सी की वैल्यू है तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 87। आइए हम 87 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। मेरे ख्याल से 3 से चला जाएगा 29 टाइम्स। आई होप आई हैव डन इट राइट, यस ऑफ कोर्स। और 29 ऑफ कोर्स एक प्राइम नंबर है तो 87 ब्रेक हो सकता है 3 इंटू 29 में। और आप देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि अल्फा 3 हो जाएगा, बीटा 29 हो जाएगा। लेकिन यहां पर खुश मत हो जाएगी, आपको इस इक्वेशन से अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा तो सी यानी 87 आएगा, अल्फा प्लस बीटा के 32 आ रहा है तो 3 प्लस 29, क्या ये 32 आ रहा है, यस ऑफ कोर्स ये 32 आ जाएगा। इसका मतलब 87 एक करेक्ट ऑप्शन है। नाउ थर्ड ऑप्शन हम चेक करेंगे 247। अल्फा बीटा इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूं c की जगह 247। आइए 247 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। 247 किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा,
7 से भी ये नहीं जाने वाला है, ना ही ये 9 से जाएगा, ऑफ कोर्स 3 से नहीं गया तो 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी ये नहीं जाएगा, 13 से देख लेते हैं, 13 1 13, 13 से ये शायद चला जाए, 13 1 13, बचा 7 प्लस 1 1 7, सो 1 1 7 13 9 होता है, यस ऑफ कोर्स, सो 1 9, सो 13 भी एक प्राइम नंबर और 19 भी एक प्राइम नंबर, सो 247 ब्रेक हो सकता है 13 इंटू 19 में। और अब आप देख लीजिए इसको वेरीफाई करके, क्या 13 प्लस 19 इक्वल्स टू 32 आता है, सो ऑफ कोर्स ये आता है, इसका मतलब 247 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ लास्ट ऑप्शन भी हम चेक कर ले रहे हैं, एंड दैट इज 231, सो 231 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या ये 3 से जाएगा, मेरे ख्याल से जाएगा 77 टाइम्स, यस, एंड देन ये 7 से चला जाएगा, सो देखिए ये 3 प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, 3 इंटू 7 इंटू 11, जबकि हमें क्या चाहिए था 247, सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स में हमें ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन 3 फैक्टर्स में हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के जो सही आंसर होंगे वो है बी और सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक तरीका अगर आपको एग्जाम में, देखिए ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए इन्होंने सवाल में कहा है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स प्राइम नंबर्स हैं, सो सी की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। आप एक काम करिए, ऑप्शन उठा उठा के इस इक्वेशन में रखिए और इस इक्वेशन के रूट निकालिए, और जब इस इक्वेशन के दो रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स आएंगे, जब इस इक्वेशन के दोनों रूट्स प्राइम नंबर्स आ जाएं तो इसका मतलब वो ऑप्शन सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए करके दिखाऊं, अब पहला ऑप्शन उठाइए 60, इस इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन हो जाएगी x² - 32x + 60 = 0। अब आप इस इक्वेशन के अब आप इस इक्वेशन के रूट्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से आप निकालिए। मैं इसको फैक्टराइजेशन से निकाल ले रहा हूं, आप चाहें तो श्रीधराचार्य से निकाल लीजिएगा। आई होप कि आप ये कर लेते होंगे। तो देखिए इस इक्वेशन के दो रूट्स जो आ रहे हैं दैट इज 2 and 30, जो कि हमारे क्वेश्चन के विपरीत है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स प्राइम नंबर होने चाहिए, और ये दोनों प्राइम नंबर है। टू तो प्राइम नंबर है, एक रूट तो प्राइम नंबर है, बट दूसरा रूट प्राइम नंबर नहीं है, तो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ऐसे ही आप दूसरा, तीसरा और चौथा भी उठा के रख के देख लीजिएगा, जहां पे आपको दोनों रूट्स प्राइम नंबर आ जाएं वो ऑप्शंस आपके सही ऑप्शंस होंगे। तो अगर एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तो एक टेक्निक ये भी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि आप ऑप्शंस उठा कर क्वेश्चंस में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, x² + x + 1 is a factor of this cubic equation, then the real root of the above equation is। तो देखिए जैसा हमसे सवाल में कहा गया है कि ये जो फंक्शन है वो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इस क्यूबिक इक्वेशन को ये फंक्शन पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब है कि जब इस एक्सप्रेशन इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आना चाहिए। अब ऐसे हालात में हमसे जो रियल रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन का वो पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए कि इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। आप सोचें कितने रियल रूट हो सकते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के। शायद आपने सही गेस कर लिया, इस क्यूबिक इक्वेशन के सिर्फ एक ही रियल रूट होगा। और वो क्यों होगा, देखिए ये एक्सप्रेशन जो है वो इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है, और ये एक्सप्रेशन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस क्यूबिक इक्वेशन को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, इसका फैक्टर है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स निकलेंगे वो इसके रूट्स होंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। सो इस क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट्स तो हमें यहां से मिल जाएंगे, और बाकी बचा हुआ एक रूट जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। सो अब आप कह सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि वो जो दो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं आएंगे या इमेजिनरी ही आएंगे। तो वो आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। x² + x + 1 = 0 आप अगर सॉल्व करें, श्रीधराचार्य से कर लीजिए, x = -1 + -√4 1 - 4/2 आ जाएगा, यानी -1
प्लस माइनस √3i/2। तो ये दो रूट्स हैं, ऑफ कोर्स इमेजिनरी हैं, और हमको मालूम है कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दो रूट्स जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, इमेजिनरी हैं, और वो इसके रूट्स हैं। कहां से मिले हमें? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, यानी ये जो हमें दो रूट्स देगा वो इसके रूट्स होंगे। सो दो रूट्स इमेजिनरी, जो तीसरा और रियल रूट है वो हमें निकालना है। सो वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में ही हमारे लिए हिंट छिपा हुआ है। दिस एक्सप्रेशन इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को फुली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। सो आइए हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसे हम डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से x² प्लस x प्लस 1। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना आता ही है। ax हम यहाँ रखेंगे तो ax जब x² से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव ax³ प्लस ax² जब इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड देन फाइनली ax जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 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 ये पूरी तरीके से कट गया। अब हमें मिला b माइनस a इंटू x² प्लस c माइनस a इंटू x और प्लस d जो कि एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस a। तो जब b माइनस a मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव b माइनस a इंटू x² प्लस b माइनस a इंटू x प्लस b माइनस a। सबके साइन हम चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा c माइनस a माइनस b प्लस a इंटू x प्लस d माइनस b प्लस a। यहां से a और a कैंसिल, सो c माइनस b इंटू x प्लस d माइनस b प्लस a ये हमारा बचेगा ना। अब हम कोई भी नंबर यहाँ पे रखेंगे वो इसको एक्सीड कर जाएगा। हम अगर यहाँ पे कोई भी नंबर रखेंगे जब वो x² से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x² आएगा और x² जो है x से बड़ा हो जाएगा। सो इसका मतलब अब फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता। देखिए हमारे पास ये चीज बच गई है, लेकिन जैसा हमने कहा ये एक्सप्रेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फुली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर उस केस में 0 आएगा। आप कह सकते हैं कि सर लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर आ रहा है, बच रहा है, कुछ ना कुछ 0 तो नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है भैया क्योंकि देखिए यहाँ जो टर्म्स दिए गए हैं इस इक्वेशन में वो b, a, c, d इस तरीके के आर्बिट्री कांस्टेंट्स के टर्म्स में दिए गए हैं। इस वजह से ये b, c, d, a बच जा रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते, b, c, d, a के वैल्यूज को अगर हम किसी तरीके से फाइंड कर लेते और फिर हम यहाँ इक्वेशन में रख के इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 ही आता, लेकिन वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमें मालूम है ना कि अगर इसका ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना है, तो हम अपने आप से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर देंगे। कैसे कर सकते हैं इसको 0 के बराबर? देखिए जो x का कोफिशिएंट है आप उसको अलग से 0 करेंगे और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको अलग से 0 करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस पूरे को 0 रख दें, है ना। वैसे तो ये पूरा ही 0 होगा, लेकिन कहने का मतलब है कहीं आप पूरे को अगर 0 रख देंगे तो वहां से आप x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू निकालेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो वो हमें नहीं करना है क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, तो उसको हमें यहां से नहीं निकालना है, इसको हमें इनके कोफिशिएंट्स को 0 रख देना है। तो कोफिशिएंट्स को आप 0 रखेंगे तो b की वैल्यू इक्वल्स टू c आ जाएगी एंड d की वैल्यू b माइनस a आ जाएगी। ठीक है, x चाहे यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि x तो हमारा रूट होगा ना, x तो हमारा रूट होगा तो वो कुछ भी हो सकता है। तो पूरे एक्सप्रेशन को 0 रखने के लिए आप x के कोफिशिएंट को 0 रखेंगे और कांस्टेंट को 0 रखेंगे रिमाइंडर के केस में ना। अब हम आप बताइए पूछा क्या गया था हमसे? द रियल रूट। तो रियल रूट क्या होगा? देखिए एक तो जो रूट्स हैं, दो रूट्स जो है वो तो हमें इस फैक्टर से मिल जाएंगे और एक रूट कहां से मिलेगा? जो कोशेंट है हमारा, डिवाइड करके जो कोशेंट आता है वही तो रूट होता है ना। तो जो कोशेंट है उसी से तो हमें तीसरा रूट मिलेगा, यानी कि ax प्लस b माइनस a इक्वल्स टू 0 जब हम रखेंगे और यहां से जो x की वैल्यू आएगी जो कि आएगी a माइनस बी अपॉन ए, तो ये हमारा वो तीसरा रूट होगा। कौन है इन ऑप्शन में से? ऑफ कोर्स ऑप्शन डी सही है। लेकिन देखिए मैंने आपसे जैसे कहा
ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ये ऑप्शन तो सही है ही है, और यहां से हमें ये पता लगे कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके जैसा ही दिख रहा है, तो ये तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई होने के चांसेस हैं। तो जरा जो आपने ये निकाला है रिलेशन रिमाइंडर को 0 रख के, उससे जरा कुछ निकालने की कोशिश करिए। एक ये हमारा रिमाइंडर a माइनस बी की जगह हम रख सकते हैं d। आपने देखा a माइनस बी की जगह हम रख सकते हैं d, सो d अपॉन a, यस ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इसके दो ऑप्शन सही हैं, बी एंड डी। ठीक है, ए और सी ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है, अगर ये सही है तो ये इसके जैसा ही है, तो वो नहीं हो सकता, राइट। सो क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है, तो ये एक्सप्रेशन इसको फुली डिवाइड करेगा। फुली हमने डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको हमने 0 रखा, वहां से हमारे पास कुछ रिलेशंस आ गई। क्वोशिएंट जो है वही हमारा थर्ड रूट होगा, तो क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल ली, यही x हमारा तीसरा रूट है। थोड़ा सा हमने इन रिलेशंस का फायदा उठा के इसको चेंज किया, तो ये भी एक रूट हमें मिल गया। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज अल्फा, then alpha can be this, alpha can be this, the other root is this, the other root is this. So आपको दिख ही रहा होगा ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। आराम से इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं, तो निकाल लीजिए। श्रीधराचार्य से आप निकाल सकते हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इंटू a इंटू -1। आई होप आई एम डूइंग इट राइट, यस। सो अपॉन 2 इंटू a, सो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन 2 इंटू 4। 20 को आप जरा से सॉल्व कर लीजिए, 2 10 2 5, यानी 2 रूट 5 से आएगा, तो -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4। 2 को कॉमन लेके काट दीजिए, -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4 बचेगा। तो दो रूट्स जो हमारे पास आएंगे दैट विल बी -1 प्लस रूट 5 बाय 4 एंड -1 माइनस रूट 5 बाय 4। इनमें से एक अल्फा होगा, जैसा कि सवाल में बोला गया है। आप देख लीजिए कौन सा अल्फा होगा, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये अल्फा हो जाएगा। ये तो है ही नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये हमारा जो होगा ये अल्फा होगा, और ये हमें मालूम है ये अदर रूट होगा, दूसरा रूट होगा जिसका नाम है बीटा ना। जो अदर रूट है उसको ये इन्होंने अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप सिंपली क्या करिए कि जैसे ये ऑप्शन है इसको पकड़ लीजिए, ये वैल्यू निकालिए। अल्फा आपको पता ही चल चुका है अब कितना है, तो ये वैल्यू निकालिए, है ना। अल्फा क्यूब निकालिए, इसमें रखिए, अल्फा निकालिए, ये वैल्यू निकालिए, और देख लीजिए क्या ये वैल्यू बीटा के बराबर आ रही है, यानी इसके बराबर आ रही है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर ये ऑप्शन सही है, नहीं तो फिर ये वाली वैल्यू निकालिए, और फिर देख लीजिए क्या ये बीटा यानी इसके बराबर आ रही है, और अगर वो इसके बराबर आएगी तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए एंड डी, ठीक है। सो ए और डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, इफ fx इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एंड रियल कोएफिशिएंट्स हैं अल्फा बीटा गामा, सच दैट अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, बीटा जो है गामा से छोटा है, साथ ही साथ x1 जो है वो x2 से छोटा है, सच दैट f of alpha equals to f of beta equals to f of gamma equals to f dash x equals to f dash x2 is equals to 0, then the possible graph of fx is। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए ये बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, अगर आप इनको अलग अलग लिख लें तो ये लिखा हुआ है f alpha equals to 0, f beta equals to 0 and f gamma equals to 0, साथ में f dash of x1 equals to 0 and f dash of x2 equals to 0। fx हमारा पॉलिनोमियल है, f अल्फा 0 होने का मतलब है जब हम अपने पॉलिनोमियल में अल्फा रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, है ना। अल्फा को एक x एक्सिस पे लाई करती हुई वैल्यू होगी, तो x एक्सिस पे देख लीजिए अल्फा जहां पर है, x एक्सिस पे जहां पे अल्फा हो रहा है वहां पे f अल्फा यानी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो इसका मतलब है अल्फा पॉइंट पे जो फंक्शन का ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा। तो देखिए यहां पर अल्फा पॉइंट पे जो फंक्शन का हमारा ग्राफ है ये,
वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये पहला वाला तो इसमें सही है। साथ ही साथ देखिए एफ बीटा भी जीरो, एफ गामा भी जीरो है, तो जैसा अल्फा के साथ है वैसे बीटा गामा के साथ होगा, यानी कि बीटा अल्फा और गामा इन तीनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस को जो फंक्शन की वैल्यू है अल्फा बीटा गामा तीनों पॉइंट पे जीरो है, यानी कि इन तीनों पॉइंट पे अल्फा बीटा गामा पे जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ या टच करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फा बीटा और गामा तीनों पॉइंट पे जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड है। एट द सेम टाइम ये वाला जो ग्राफ है इसमें आप देख लीजिए अल्फा पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ना ही बीटा पे कर रहा है ना ही गामा पे कर रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, इसको हम यहां से कट कर दे रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हो सकता है ना, लेकिन होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमें और भी कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे भी अल्फा बीटा और गामा पे ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो इधर है बीटा इधर है, वहां पे एक्स अल्फा बीटा गामा पे जो फंक्शन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशंस बी और डी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नाउ दूसरी चीज देखिए, ये भी देख लीजिए अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा, तो क्या ऐसा है? देखिए एक्स एक्सिस का प्रोग्रेशन इस तरफ है एंड एक्स एक्सिस इस तरफ बढ़ रहा है, तो अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, यस ऑफ कोर्स इसमें सही है। अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, यस, ए और सी में ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं। ये भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ, x1 इज लेस देन x2, तो देखिए x1 यहाँ है x2 यहाँ है, ये सही है। सी में देखें सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, ये एक्चुअली x1 होगा, ठीक है, तो x1 यहाँ है x2 यहाँ, ये मैंने गलती से लिख दिया था क्वेश्चन। तो ये कंडीशन और ये तीन कंडीशन ए और सी में सेटिस्फाइड है। अब ये दो कंडीशंस और हमें चेक करनी है। देखिए आप में से जिन लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा नामक टॉपिक पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि अगर किसी भी पॉइंट x1 पे जो डेरिवेटिव है फंक्शन का अगर वो जीरो हो रहा है, x1 कोई एक पॉइंट है, अगर किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो होता है, तो वो पॉइंट पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक टर्न लेता है। टर्न लेने का मतलब है अगर अपवर्ड जा रहा होगा तो उस पॉइंट पे यानी x1 पे जहां पे f डैश यानी डेरिवेटिव फंक्शन का वो जीरो है, वहां पे फंक्शन टर्न ले लेगा, यानी x1 पे जहां फंक्शन अपवर्ड जा रहा था उसके बाद x1 के बाद डाउनवर्ड जाने लगेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि कहीं फंक्शन डाउनवर्ड जा रहा था और फंक्शन के बाद x1 के बाद उस पॉइंट के बाद फंक्शन अपवर्ड जाने लगा। सो मैक्सिमा मिनिमा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात मालूम होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है f dash x1 equals to 0 and f dash x2 equals to 0, इसका मतलब है x1 और x2 पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक टर्न लेगा। तो आप देखें x1 पे जो फंक्शन का ग्राफ है वो टर्न ले रहा है, पहले वो अपवर्ड जा रहा था, x1 के बाद डाउनवर्ड जाने लगा। ऐसे ही x2 पे जो फंक्शन का ग्राफ है वो एक टर्न ले रहा है, पहले वो डाउनवर्ड जा रहा था उसके बाद वो अपवर्ड जाने लगा। तो ये दोनों कंडीशन ए वाले ग्राफ में सेटिस्फाइड हो रही हैं। ऐसे ही सी वाले में देख लीजिए, x1 पे देखिए फंक्शन का ग्राफ टर्न ले रहा है और x2 पे भी टर्न ले रहा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई हो गई। तो देखिए सारी कंडीशंस ए और सी ऑप्शन में सेटिस्फाइड है। fx इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with real coefficients alpha less than beta less than gamma, alpha less than beta less than gamma है, alpha less than beta less than gamma है, x1 less than x2, x1 less than x2 है, x1 less than x2 है, f alpha equals to 0, f beta equals to 0, f gamma equals to 0, यानी कि फंक्शन का ग्राफ अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो वो इसमें भी कट कर रहा है, और x1 x2 पे टर्न लेना चाहिए तो वो टर्न भी ले रहा है, यानी कि ए और सी इसके सही आंसर्स हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट fx equals to 3 upon x minus 2 plus 4 upon x minus 3 plus 5 upon x minus 4, then fx equals to 0 has exactly 1 real root in 2 comma 3, exactly 1 real root in 3 comma 4, 3 different root, at least 1 negative root। तो देखिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है, जो भी हमें चीजें बतानी है वो fx equals to 0 के लिए बतानी है, तो हम fx को सबसे पहले equals to 0 रख दें। एक मिनट, fx को हम equals to 0 रख दें, राइट, तो ये हो जाएगा 3 upon x minus 2 plus
4 अपॉन एक्स माइनस 3 एंड प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जरा एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, एक्स माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, एक्स माइनस 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, आप क्या करिए कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप उधर भेज दीजिए, तो ये जो डिनोमिनेटर उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो राइट हैंड साइड में वो 0 ही बन जाएगा डिनोमिनेटर जाके। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है मैं इसको लिख ले रहा हूं, ये है 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, एक्स माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, एक्स माइनस 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, एक्स माइनस 3। आप देखें ये एक इक्वल्स टू 0। आप देखिए ये जो एक इक्वेशन है, अगर आप इसको पूरा एक्सपैंड कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, है ना, एडजस्ट कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो जब आप इसको एडजस्ट करके सॉल्व करके निकालेंगे तो ये पूरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगी तो आपको मालूम है इसके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे तो फिर आप दोनों रूट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल के फिर आप इन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर भी दे सकते हैं। देखिए यहीं से पता लग गया कि ये थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि भाई ये आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो से ज्यादा रूट्स आते नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आप रूट्स निकाल लेंगे तो आप बता लेंगे कि 2 to 3 का ये जो इंटरवल है इसके बीच में कितना रूट आएगा, क्या एक रियल रूट आएगा कि नहीं, इसके बीच में एक रियल रूट आएगा कि नहीं, या नेगेटिव रूट कोई होगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बता सकते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूं। देखिए स्मार्ट तरीका आपका टाइम बचा लेगा। क्या करिए आप कि ये जो पूरा फंक्शन है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि देखिए ये एक x का ब्रैकेट है, यहाँ पे x की एक लीनियर पावर है, जब ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर का एक टर्म बनेगा, तो x स्क्वायर का टर्म बन रहा है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसका ग्राफ बना लीजिए, बनाना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं। आप कैसे बनाएंगे आप ग्राफ, आप क्या करिए, मैं काम करता हूँ यहां पर ग्राफ बनाता हूं, y एक्सिस x एक्सिस, ये ओरिजिन। आप x इक्वल्स टू 3 रखिए जरा इस फंक्शन में, इसको आप रख लीजिए fx। ये फंक्शन हमारा fx ही तो है भाई, ये हमारा fx था, इसको सॉल्व करके हम ये लाए हैं तो ये हमारा फंक्शन fx है। ठीक है, आप जरा fx में 3 रखिए, एट x इक्वल्स टू 3। तो जैसे आप x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, अभी इक्वल्स टू 0 मत करिए, ठीक है, इक्वल्स टू 0 मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटा रहा हूँ, मैं इसको fx लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो जैसे आप x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो जरा देखें ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा जैसे आप x इक्वल्स टू 3 रखेंगे, ये टर्म भी 0 हो जाएगा जैसे आप x इक्वल्स टू 3 रखेंगे, ये वाला टर्म बचेगा और वो क्या होगा 4 into 3 minus 2 1 and 3 minus 4 minus 1, यानी कि -4, यानी कि fx की वैल्यू -4 आ रही है एट x इक्वल्स टू 3। तो ग्राफ में जहां पर 3 है वहां पर fx की जो वैल्यू आ रही है वो -4 आ रही है, जो कि कहीं यहाँ पे होगा। इस ग्राफ को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लो तो -4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 आ रहा है। ठीक है ना, जैसे हमने ये निकाला है वैसे ही हम इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 निकाल सकते हैं। तो जब आप x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 into 2 minus 3 minus 1 and 2 ये -2, तो ये आ जाएगा 6। तो fx की वैल्यू 6 आ जाएगी एट x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 कहीं यहाँ होगा और x इक्वल्स टू 2 पे जो fx की वैल्यू आ रही होगी वो 6 आ रही होगी। ठीक है, फिर आप क्या करिए x इक्वल्स टू क्या बचा, देखिए इस ब्रैकेट में 3 था तो मैंने x इक्वल्स टू 3 पे रख दी, इस ब्रैकेट में 2 था तो x इक्वल्स टू 2 पे भी मैंने चेक कर दिया। अब x इक्वल्स टू 4 पे चेक करना बाकी है सिर्फ,
है ना। तो x इक्वल्स टू 4 भी रख दीजिए, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, 5 इंटू 2 इंटू 1 यानी 10। सो x इक्वल्स टू 4 पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10, कहीं या कहीं यहाँ होगा। चलिए यहाँ बना देते हैं, है ना। कौन सा हमें एग्जैक्ट बनाना है, यहाँ पे होगा कहीं। यहाँ पे एक रूट है, यहाँ मतलब रूट नहीं सॉरी, वैल्यू फंक्शन की। x इक्वल्स टू 2 पे 6 आ रही है, x इक्वल्स टू 3 पे -4, x इक्वल्स टू 4 पे हमारी जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो 10 आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए भाई। ये पॉइंट जो है उसके बाद यहां जाएगा ग्राफ, उसके बाद यहां जाएगा ग्राफ, और फिर आगे भी जाएगा, है ना, ऐसे। खैर इतना हमने बता दिया, ठीक है। ये ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा। अब आप एक चीज देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमने ये पहले डिस्कस कर लिया था कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके कितने रूट पॉसिबल थे, 2 रूट पॉसिबल थे, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो वो 2 रूट क्या है भाई, ये एक रूट है और ये एक रूट है। रूट्स क्या होते हैं, जहां पे फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही तो रूट होते हैं ना। तो एक रूट यहां मिल रहा है, एक रूट यहां मिल रहा है। इनकी वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है कि एक रूट जो है वो यहां है, एक रूट यहां है। तो आप देखें, एक रूट, पहला ऑप्शन चेक करें, एग्जैक्टली 1 रियल रूट इन 2 to 3 इंटरवल। तो देखिए 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के इंटरवल में एक रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। पहला ऑप्शन सही होगा। एग्जैक्टली 1 रियल रूट इन 3,4। सो 3 to 4 के इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में एक रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। सो ये भी ऑप्शन सही होगा। 3 डिफरेंट रूट हो नहीं सकते, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट हो सकते हैं, तो 3 डिफरेंट रूट्स हो नहीं सकते। एटलीस्ट 1 नेगेटिव रूट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ही रूट होंगे। अब ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, आपको पता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 ही बार कट कर सकता है। या तो एक भी बार नहीं कट करेगा, वहां पे नो रियल रूट्स आएंगे, या तो सिर्फ एक बार कट करेगा, वहां पे इक्वल रूट्स आते हैं, और या तो 2 बार कट करेगा, वहां पे डिफरेंट रूट्स आते हैं, 2 रियल रूट्स आते हैं। बट 2 से ज्यादा बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट नहीं आ सकते। तो इस सवाल का सही जवाब है ए एंड बी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। हम अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।